नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, रियल और एब्स्ट्रैक्ट, दैट हैज सम स्टेट एंड बिहेवियर। तो अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम जितनी भी चीजें अपने आसपास पाते हैं वह सभी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं तो जो टेबल और चेयर जहां पे आप बैठे हैं, पंखा, आपके पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, इरेजर, पेन, सामने जो आपको पेड़ नजर आ रहा है, और खुद भी आप एक ऑब्जेक्ट हैं। हर ऑब्जेक्ट का कोई स्टेट होता है और उसका कुछ बिहेवियर होता है। तो ऑब्जेक्ट स्टेट को क्या होता है? द स्टेट और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दे डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट बिहेवियर इज द ऑपरेशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय और बिल्ट इनटू द ऑब्जेक्ट। जो ऑपरेशंस वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है उसको हम उसका बिहेवियर कहते हैं। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं डॉग का, तो डॉग एक ऑब्जेक्ट है। तो उसकी स्टेट क्या हो सकती है? उसका कलर, उसकी ब्रीड, हंग्री है या नहीं वो, ये उसकी स्टेट है। और उसका बिहेवियर क्या हो सकता है? ही कैन बार्क, ही कैन फेच, ही कैन वैग टेल एटसेट्रा। और अगर हम एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। उसका स्टेट उसकी शेप और उसका कलर है, और इसके अलावा भी और भी स्टेट हो सकती हैं उसकी। उसका बिहेवियर है कि उसका टेस्ट कैसा है, वो जूसी है या नहीं, ये इसका बिहेवियर है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं बाइसिकल का, तो उसके व्हील्स, गियर्स और जो भी पार्ट्स बाइसिकल के हैं वो उसकी स्टेट है। और बाइसिकल से हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन परफॉर्म एक्सेलरेशन, वी कैन चेंज गियर्स एटसेट्रा, ये उसके बिहेवियर है। अब हम बात करते हैं क्लासेस की। तो क्लास क्या होती है? क्लास बाइंड करती है डेटा विच डिस्क्राइब्स एन एंटिटी एंड उसके ऊपर होने वाले सभी फंक्शंस को टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। और हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो सी प्लस प्लस हमें अलाउ करता है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स बनाने की विच आर वेरी मच सिमिलर टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। उसका अगर हम सिंटैक्स देखेंगे तो सबसे पहले हम एक लिखेंगे कीवर्ड क्लास, उसके बाद हम उसको एक नाम देंगे। ये नाम यूजर डिफाइंड नाम होता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लास की बिगनिंग और एंड में एक कर्ली ब्रेस होता है, ये आप देख रहे हैं, ये बिगनिंग है और ये एंड का कर्ली ब्रेस है, और उसके बाद सेमी कोलन है विच इंडिकेट्स दैट आपकी क्लास यहाँ पे खत्म हो रही। इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में हमारे 3 सेक्शन हो सकते हैं क्लास में, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक। और इन तीनों सेक्शंस में से किसी को भी हम रख सकते हैं और किसी को भी निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। इन तीनों सेक्शंस को एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है, और इसके बारे में हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम एक क्लास बनाने की कोशिश करते हैं जो स्टूडेंट क्लास है। इसमें सबसे पहले हमने कीवर्ड दिया है क्लास, और उसके बाद हमने स्टूडेंट जो है आपका क्लास का स्पेसिफायर है, या इसको हम टैग नेम भी कह सकते हैं। क्लास की बिगनिंग में हमने एक कर्ली ब्रेस डाला है और एंड में हमने एक और कर्ली ब्रेस डाला है, और विच इज फॉलोड बाय सेमी कोलन। ये बताता है कि यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो रही है। क्लास के अंदर 2 सेक्शंस हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। हमने सभी डेटा मेंबर्स, रोल नंबर और नेम को प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है, and in the public section we are declaring member functions in data and out data। इन डेटा मेंबर फंक्शन के अंदर हम रोल नंबर और नेम को इनपुट करा रहे हैं, और आउट डेटा मेंबर फंक्शन के अंदर हम रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करा रहे हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर डिटरमिन whether class members are accessible in various parts of our program or not। हमारे क्लास मेंबर्स कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम के किस किस पार्ट में एक्सेसिबल हो सकते हैं और किस में नहीं हो सकते। तो 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो अगर हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं तो जो भी हम मेंबर्स इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकते, और उनको खाली क्लास के मेंबर फंक्शंस ही यूज कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात कि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है उसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया जाता है या मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है वो इनहेरिट नहीं हो सकते हैं।
अगर हम प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर की बात करते हैं तो अगेन प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर के जो मेंबर्स हैं वो बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकते हैं, खाली क्लास के मेंबर फंक्शंस ही उनको यूज कर सकते हैं। बट दे डिफर फ्रॉम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इन द वे दैट प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर इनहेरिट हो सकते हैं, जबकि हमने कहा कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इनहेरिट नहीं हो सकते हैं। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। अगर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं तो सभी मेंबर्स जो इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं दे आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस कर सकता है और वो इनहेरिट भी हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली है यहाँ पर कि अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं करते हैं क्लास के अंदर, हम सीधा ही क्लास के मेंबर्स को डिफाइन कर देते हैं, तो वो सभी मेंबर्स हमारे कंसिडर किए जाएंगे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में, बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होता है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि हम ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के वीडियो में। यहाँ पे हम खाली प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को ही डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्लास मेंबर्स कितनी तरह के हो सकते हैं। क्लास मेंबर्स दो तरह के हो सकते हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, और हम यूजुअली डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्शन के मेंबर्स में जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, इसलिए उनको हम प्राइवेट सेक्शन में सेफ रख सकते हैं। मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस विच ऑपरेट ऑन डेटा मेंबर्स, और मेंबर फंक्शंस को हम मैसेजेस भी कहते हैं, एंड दे आर यूजुअली डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन, और इनको हम प्राइवेट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। अ मैसेज डिटरमिन्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या ऑपरेशन एक डेटा मेंबर पे परफॉर्म कर सकता है, ये सब हम मेंबर फंक्शंस के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। जो भी मेंबर फंक्शंस हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं वही मेंबर फंक्शंस इन डेटा पे ऑपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और मेंबर फंक्शन डेटा पे ऑपरेट नहीं कर सकता। Objects communicate with each other through messages, and member functions can be defined in two ways. They can be defined either inside the class or outside the class. बाहर क्लास के कर सकते हैं या क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर हम इनसाइड द क्लास की बात करते हैं तो अगर किसी भी मेंबर फंक्शन को हमें क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है तो उसका कोड छोटा होना चाहिए, बिकॉज जो भी फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो इनलाइन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लास स्टूडेंट का, तो हम देखते हैं प्राइवेट सेक्शन में हमने दो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर की हैं, रोल नंबर और नेम, और पब्लिक सेक्शन में हमने दो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर की हैं, इन डेटा एंड आउट डेटा। मेंबर फंक्शन इन डेटा में हम लोग रोल नंबर और नेम को इनपुट करा रहे हैं, और आउट डेटा में हम लोग इनको आउटपुट करा रहे हैं, सी आउट करा रहे हैं। तो इनकी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो इनको हम लोग क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड दे विल बी ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शंस। अब हम देखते हैं कि हम क्लास के बाहर कैसे हम लोग फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उसका प्रोटोटाइप हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्लास स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्शन में अगेन हमने यहाँ पे रोल नंबर और नेम दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, और पब्लिक सेक्शन में हमने इन डेटा और आउट डेटा मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे हमने खाली इनका प्रोटोटाइप दिया है और इनकी डेफिनेशन हम क्लास के बाहर करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास आपकी एंड हो रही है। तो क्लास के बाहर डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है। तो उसमें हम सबसे पहले रिटर्न टाइप देते हैं, फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, उसके बाद क्लास का नाम देते हैं, एंड उसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं जो कि डबल कोलन होते हैं, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इन डेटा फंक्शन को क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, वो स्टूडेंट क्लास को बिलोंग करता है। उसके बाद हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद फंक्शन का नाम दिया, और यहाँ पर ये आपकी फंक्शन की बॉडी है जिसमें हम रोल नंबर और नेम को इनपुट करा रहे हैं। सिमिलरली आउट डेटा फंक्शन के लिए पहले हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया है, फिर क्लास का नाम दिया है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है हमने, और फिर हमने फंक्शन का नाम दिया है, और यहाँ पे हम लोग उस फंक्शन की बॉडी है जिसमें हम लोग रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करा रहे हैं। अब क्लास को डिफाइन करने के बाद हम देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करना है। ऑब्जेक्ट हम जैसे पहले भी बता चुके हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, एंड ऑब्जेक्ट एक तरह से वेरिएबल होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास का। तो हम सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। सबसे पहले आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा और उसके बाद नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में हम लोग फिर दोबारा से क्लास स्टूडेंट को हम लोग अगर अज्यूम करें तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है स्टूडेंट, और स्टू जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है,
अगेन यूजर डिफाइंड नाम है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम किसी तरह से भी दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर नोट करने वाला है वो ये है कि जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो क्लास खाली एक टेम्पलेट होता है, और जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। मेमोरी एलोकेशन तभी होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट हमने stu क्रिएट किया है, तो इस टाइम इस ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर्स को मेमोरी का एलोकेशन किया जाएगा। क्लास को जब हम डिफाइन करते हैं तो कोई मेमोरी का एलोकेशन नहीं होता है। अब हम कुछ और बातें जानते हैं जब हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के क्रिएट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है डेटा मेंबर्स की, और सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं एक ही कॉपी मेंबर फंक्शंस की। इसका मतलब अगर सपोज हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं S1, S2 एंड S3, तो S1, S2 एंड S3 तीनों के पास अपनी अपनी कॉपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा मेंबर्स की, रोल नंबर और नेम की अपनी अपनी कॉपी है। बट इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए मेंबर फंक्शन की खाली एक ही कॉपी है, इन डेटा एंड आउट डेटा मेंबर फंक्शंस, एंड सभी ऑब्जेक्ट्स इन मेंबर फंक्शंस को शेयर कर रहे हैं। ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि एट अ टाइम अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो खाली एक ही ऑब्जेक्ट एक मेंबर फंक्शन को इन्वोक कर सकता है। दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ एक मेंबर फंक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक ही कॉपी मेंबर फंक्शन की चाहिए। मोर देन वन कॉपी इज नॉट रिक्वायर्ड। और हम देखते हैं कि जब मेमोरी फंक्शंस जो क्रिएट होते हैं एंड दे आर प्लेस्ड इन मेमोरी ओनली वंस व्हेन दे आर डिफाइंड इन द क्लास स्पेसिफिकेशन। एंड ये इस कारण हो पा रहा है कि सभी ऑब्जेक्ट्स ने सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, बट उनके डेटा आइटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए डेटा आइटम्स को रखने के लिए अलग मेमोरी इन लोगों को एलोकेट की गई है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट नेम एंड द मेंबर फंक्शन नेम। तो सिंटैक्स इसका होगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे। और एग्जाम्पल में हम देंगे कि अगर हम दोबारा से क्लास स्टूडेंट को और ऑब्जेक्ट stu को रेफर करते हैं तो stu डॉट इन डेटा, stu ऑब्जेक्ट का नाम है, बीच में डॉट लगाया हमने, और इन डेटा आपका मेंबर फंक्शन का नाम है। तो ये स्टेटमेंट आपको बताती है कि द फंक्शन इन डेटा इज बीइंग कॉल्ड फॉर द ऑब्जेक्ट stu। इन डेटा को हम ऑब्जेक्ट stu के लिए कॉल कर रहे हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट डाउन करने की है कि ऑब्जेक्ट खाली उन्हीं फंक्शंस को या डेटा को इन्वोक कर सकता है या एक्सेस कर सकता है जो कि पब्लिक सेक्शन में प्रेजेंट है। अगर कोई भी डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सेक्शंस में प्रेजेंट है तो उनको ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। दिस फंक्शन कॉल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेंडिंग अ मैसेज। इसको हम लोग सेंडिंग अ मैसेज भी कह सकते हैं। वी आर सेंडिंग अ मैसेज, हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं इन डेटा फंक्शन को टू द ऑब्जेक्ट stu। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नोट डाउन करने की है कि इस फंक्शन में जो भी डेटा मेंबर्स को रेफर किया जा रहा है वो सभी डेटा मेंबर्स अप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट stu के लिए। तो अगर हम इन डेटा में लिख रहे हैं सी इन रोल नंबर एंड गेट्स नेम, तो दोनों रोल और गेट और नेम रेफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट stu को। तो जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को इन्वोक करता है डेटा मेंबर्स उसी के लिए रेफर किए जाते हैं। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। जब एक फंक्शन के अंदर हम दूसरी फंक्शन की कॉल को इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन कहते हैं। ना अब सभी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए और समझने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें हम एक क्लास क्रिएट करते हैं ट्रैवल प्लान। इसके डेटा मेंबर्स हैं प्लान कोड जो कि लॉन्ग टाइप है, प्लेस कैरेक्टर टाइप है 20 इसका साइज है, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स इन टाइप है एंड नंबर ऑफ बसेस अगेन इन टाइप है। देन इसके अंदर मेंबर फंक्शंस हैं न्यू प्लान, गेट प्लान एंड शो प्लान। तो न्यू प्लान को अगर आप देखेंगे तो न्यू प्लान में हम लोग नंबर ऑफ बसेस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया गिवन। अगर नंबर ऑफ ट्रैवलर्स लेस देन 20 है तो नंबर ऑफ बसेस 1 है, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है बट लेस देन 40 है तो नंबर ऑफ बसेस 2 है, और अगर नंबर ऑफ ट्रैवलर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो नंबर ऑफ बसेस आपकी 3 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे डेटा मेंबर्स और ये न्यू प्लान मेंबर फंक्शन को हमें लिखना है प्राइवेट मेंबर्स के अंडर में। दो और फंक्शंस हैं गेट प्लान एंड शो प्लान। गेट प्लान फंक्शन में हम यूजर को से इनपुट ले रहे हैं और हम ऑल्सो कॉल कर रहे हैं न्यू प्लान फंक्शन को, एंड इन द शो प्लान फंक्शन हम सारे डेटा मेंबर्स के कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं, और ये दोनों आपके मेंबर फंक्शंस पब्लिक सेक्शन के अंदर रहेंगे। चलिए अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने में हम देखते हैं कि पहले हम लोगों ने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी है जिनके फंक्शंस को हमने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम कीवर्ड देंगे क्लास कीवर्ड, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, और उसके बाद ये नेम है क्लास का ट्रैवल प्लान। प्राइवेट सेक्शन में जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया था
हम लोग चारों डेटा मेंबर्स प्लान कोड, प्लेस, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स एंड नंबर ऑफ बसेस को रख रहे हैं। और न्यू प्लान फंक्शन भी प्राइवेट सेक्शन के अंदर ही आ रहा है। और पब्लिक सेक्शन में हम लोग गेट प्लान एंड शो प्लान मेंबर फंक्शंस को रख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास एंड हो रही है और हमने सेमीकोलन लगा दिया है और इन सभी फंक्शंस की डेफिनेशन को हमने क्लास के बाहर डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले गेट प्लान को करने के लिए हम लोगों ने वॉइड दिया है, द रिटर्न टाइप है जो गेट प्लान का, फिर क्लास का नाम दिया है जिस क्लास को गेट प्लान बिलोंग करता है, एंड देन द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग इनकी स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, प्लान कोड, प्लेस और नंबर ऑफ ट्रैवलर्स को इनपुट करा रहे हैं और उसके बाद हम न्यू प्लान फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि कैसे इसकी कॉलिंग की गई है, खाली फंक्शन का नाम और उसके पैरेंथेसिस लगा दिए गए हैं फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो न्यू प्लान फंक्शन विल बी कॉल्ड हियर। अब न्यू प्लान फंक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं तो अगेन हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप दिया है, क्लास का नाम दिया है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स दिए हैं और ये आपका फंक्शन का नाम है। यहाँ पे हम डिसीजन स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ ट्रैवलर्स लेस देन 20 है तो नंबर ऑफ बसेस आपकी 1 है, अगर नंबर ऑफ ट्रैवलर्स लेस देन 40 है तो नंबर ऑफ बसेस 2 है, और नंबर ऑफ ट्रैवलर्स आपके मोर देन और इक्वल टू 40 है तो नंबर ऑफ बसेस आपकी 3 है। तो हम शो प्लान फंक्शन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगेन द रिटर्न टाइप, देन दिस इज द क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने सी आउट स्टेटमेंट दी है चारों डेटा मेंबर्स के लिए, हम इन चारों को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो ये तो आपकी क्लास की डेफिनेशन खत्म हुई यहाँ पर। अब हम मेन डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमने क्लियर स्क्रीन किया है जिसकी हेडर फाइल आपकी conio.h है। अब हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, टीपी ऑब्जेक्ट विच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ट्रैवल प्लान। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिख रहे हैं टीपी डॉट गेट प्लान। इसका मतलब हम लोग गेट प्लान फंक्शन को इन्वोक करना चाह रहे हैं थ्रू दी ऑब्जेक्ट टीपी। तो ये फंक्शन इन्वोक होगा। तो जो भी हम डेटा मेंबर्स को यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं ये सभी डेटा मेंबर्स टीपी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं और इसमें हम लोग न्यू प्लान फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन कॉल होगा और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बसेस को भी वैल्यू असाइन की जाएगी और ये नंबर ऑफ बसेस जो डेटा मेंबर है ये भी ट्रैवल प्लान को बिलोंग करेगा। फिर आप देखेंगे टीपी डॉट शो प्लान जब हमने किया तो हम शो प्लान फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। इसके अंदर अगेन हम लोगों ने डेटा मेंबर्स के नाम दिए हैं और इन सबको हम डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये सभी डेटा मेंबर्स टीपी ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। तो जो भी हमने वैल्यूज इनपुट कराई थी और कैलकुलेट कराई थी गेट प्लान फंक्शन में, ये सभी वैल्यूज शो प्लान फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये हमारा एंड ऑफ द प्रोग्राम है। इसका एक बार हम लोग मेमोरी डायग्राम देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि टीपी जो है एक ऑब्जेक्ट है ट्रैवल प्लान क्लास का। ये इसके डेटा मेंबर्स हैं, प्लान कोड, प्लेस, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स एंड नंबर ऑफ बसेस, और ये 3 मेंबर फंक्शंस हैं इस क्लास के, न्यू प्लान, गेट प्लान एंड शो प्लान। ऑब्जेक्ट खाली पब्लिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहा है which are get plan and show plan, and object show new plan को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। तो इसमें को देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये प्रोग्राम वर्क करता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह हम किसी भी डेटा टाइप की एरे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स की भी एरे बना सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट की एरे की स्पेशलिटी क्या है कि जब ये स्टोर होती है मेमोरी में तो ये वैसे ही वर्क करती है जैसे कोई भी मल्टी डायमेंशनल एरे वर्क करती है और इसको एक्सेस करने का मेथड भी सेम वैसे ही मेथड है। वी एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स एंड देन वी पुट द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द मेंबर फंक्शंस। तो अगेन हम यहाँ पे ट्रैवल प्लान क्लास का एग्जांपल ले रहे हैं देखने के लिए कि हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनानी है। यहाँ पे आपके चारों डेटा मेंबर्स हैं। न्यू प्लान आपका मेंबर फंक्शन है जिसको हमने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है और 2 और आपके मेंबर फंक्शंस हैं, गेट प्लान एंड शो प्लान, जिनको हमने पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया है। ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। गेट प्लान में हम लोग इनको इनपुट करा रहे हैं और न्यू प्लान फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। न्यू प्लान फंक्शन में हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बसेस एंड इन शो प्लान वी आर डिस्प्लेइंग ऑल द 4 डेटा मेंबर्स। अब हम मेन में आते हैं तो हम मेन में देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैवल प्लान पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन सिंगल ऑब्जेक्ट हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं टीपी और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5। ये बता रहा है कि इसमें 5 टीपी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम टीपी 0 टू टीपी 5। लेट अस सी द मेमोरी डायग्राम ऑफ इट। हम इसका मेमोरी डायग्राम देखते हैं तो ये आपकी TP5 एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक। पहला एलिमेंट है TP0, दूसरा एलिमेंट है TP1, तीसरा एलिमेंट है TP2, चौथा एलिमेंट है TP3 और पांचवा एलिमेंट है TP4। और हर एलिमेंट के 4 डेटा मेंबर्स हैं, प्लान कोड, प्लेस, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स एंड नंबर ऑफ बसेस। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। गेट प्लान और शो प्लान को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बट न्यू प्लान फंक्शन आपका प्राइवेट मेंबर फंक्शन है इसलिए इसको ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे कैसे आपकी
2D एरे क्रिएट होती है जब हम एक सिंगल डायमेंशन देते हैं। फिर भी अब हम देखते हैं फॉर लूप के, देखते हैं फॉर लूप हमने लगाया है। अब हमारे को एक एक एलिमेंट पे जाना है और उसकी डेटा मेंबर्स को इनपुट कराना है। तो इसके लिए हम लूप लगाएंगे, जैसे हम किसी भी एरे के लिए लूप लगाते हैं। हम वैसे ही लिखेंगे tpi.getPlan, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करता है tpi, और हर एलिमेंट के लिए getPlan फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसको हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द लूप। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो tpi.getPlan आपका बन जाएगा tp0.getPlan। तो जो भी वैल्यूज हम डेटा मेंबर्स की इनपुट करा रहे हैं, प्लान कोड, प्लेस, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ बसेस यूजिंग न्यू प्लान मेथड, दे ऑल विल बी स्टोर्ड इन द 0th एलिमेंट ऑफ एरे टीपी। तो आप देख सकते हैं ये 0th एलिमेंट है। यहाँ पर प्लान कोड, यहाँ प्लेस, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स और नंबर ऑफ बसेस जो भी हमने इनपुट और कैलकुलेट कराई है यहाँ पर आपकी स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वैल्यू ऑफ i आपकी 1 हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी tp1.getPlan। तो अगेन जो भी डेटा मेंबर्स की वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं या कैलकुलेट करा रहे हैं वो स्टोर हो जाएंगी आपकी फर्स्ट एलिमेंट में। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर डेटा मेंबर्स आपके स्टोर हो जाएंगे। ऐसे ही जब i की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, तो जो भी हम डेटा मेंबर्स की वैल्यूज इनपुट और कैलकुलेट करा रहे हैं वो एलिमेंट 2, 3 एंड 4 में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएगी। इस लूप के बाद एक और लूप दिया गया है जिसमें हम लोग अगेन द सेम लूप, बट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन getPlan वी आर कॉलिंग द फंक्शन showPlan। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन में हम लोग सारे एलिमेंट्स के लिए showPlan फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिससे वो सभी एलिमेंट्स का डेटा डिस्प्ले करा देगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम किसी भी अदर डेटा टाइप को फंक्शन में सेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास कर सकते हैं। और ये दो तरह से पॉसिबल है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स को सेपरेट मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है, और कॉल बाय रेफरेंस में फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स इस केस में ऑब्जेक्ट्स होंगे जो फंक्शन कॉल के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, और फॉर्मल पैरामीटर्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप के अंदर आएंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इसके अंदर पास की जाती हैं कॉल बाय वैल्यू में, और वो कॉपी हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स पे। और कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं वो पास किए जाते हैं, रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास टू फॉर्मल पैरामीटर्स। फिर कॉल बाय वैल्यू में हम देखेंगे कि जो भी चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर्स में करते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स में, क्योंकि दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेशन है। बट कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर्स में करते हैं वो सभी रिफ्लेक्ट होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स में। एंड द लास्ट पॉइंट कि अगर जब हमें कॉल बाय रेफरेंस अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए करना है तो उस ऑब्जेक्ट के नाम से पहले हमने लगाना है एम्परसेंड सिंबल इन द फंक्शन डेफिनेशन। अब एक हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम किसी ऑब्जेक्ट को फंक्शन आर्ग्यूमेंट की तरह सेंड कर सकते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पे हमने क्लास टाइम एक डिक्लेयर की है। टाइम इज द नेम ऑफ द क्लास, जिसके दो डेटा मेंबर्स हैं आर एंड मिनट, और तीन मेंबर फंक्शंस हैं गेट टाइम, एड टाइम एंड शो टाइम। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम गेट टाइम फंक्शन की देखते हैं डेफिनेशन, तो अगेन हमने आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर की है। तो पहले रिटर्न टाइप दिया है, नेम ऑफ द क्लास दिया है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दिया है। गेट टाइम दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रही है, एच और एम मेन के थ्रू, और एच की वैल्यू हम आर में असाइन कर रहे हैं और एम की वैल्यू हम लोग मिनट में असाइन कर रहे हैं। शो टाइम फंक्शन सी आउट कर रहा है दोनों ही डेटा मेंबर्स को, आर और मिनट को। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे एड टाइम फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं विच आर ऑब्जेक्ट्स T1 एंड T2 ऑफ द क्लास टाइम इटसेल्फ। क्लास टाइम के ही दो ऑब्जेक्ट्स हमने डिक्लेयर किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आर में हम लिख रहे हैं T1.r प्लस T2.r, और मिनट में हम लिख रहे हैं T1.minute प्लस T2.minute। समझने की बात इसमें यह है कि ये आर और मिनट किसको रेफर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम मेन को देखते हैं। मेन में आप यहाँ देख रहे हैं कि तीन ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं टाइम क्लास के, x1, x2 एंड x3। सबसे पहले हमने x1 के लिए गेट टाइम कॉल किया है और हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं 2 और 45। इसका मतलब r में वैल्यू 2 आ जाएगी और मिनट में वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी। उसके बाद x2 ऑब्जेक्ट के लिए भी अगेन हम इसको कॉल कर रहे हैं और वैल्यू सेट कर रहे हैं 5 और 20। इसका मतलब 5 वैल्यू सेट हो जाएगी r में और 20 वैल्यू सेट हो जाएगी मिनट में। अब हम एड टाइम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं x1 और x2, और इसको हम कॉल कर रहे हैं x3 ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी T1 में, x2 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी T2 में।
और जब हम आर और मिनट को रेफर करेंगे तो यहाँ पे आर रेफर करेगा होगा x3 के लिए और मिनट भी रेफर होगा x3 के लिए, x3 ऑब्जेक्ट के लिए। एक्चुअली हम जब भी किसी भी डेटा मेंबर के आगे ऑब्जेक्ट का नेम नहीं लगाते हैं तो ये डेटा मेंबर्स उस ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं जो फंक्शन को इन्वोक कर रहा है। तो इस केस में एट टाइम फंक्शन को इन्वोक कर रहा है ऑब्जेक्ट x3, सो आर और मिनट ऑब्जेक्ट x3 को बिलोंग करेंगे। ऐसे ही जब हमने x1 डॉट शो टाइम कर रहे हैं तो ये शो टाइम फंक्शन इन्वोक होगा, यहाँ पे आर और मिनट बिलोंग करेंगे ऑब्जेक्ट x1 को। जब हम कह रहे हैं और x2 डॉट शो टाइम तो अगेन शो टाइम फंक्शन इन्वोक होगा और यहाँ पर आर और मिनट बिलोंग करेंगे ऑब्जेक्ट x2 को। और जब हम x3 डॉट शो टाइम कर रहे हैं तो अगेन द x3 फंक्शन विल बी इन्वोक्ड एंड दिस टाइम आर और मिनट दे विल बिलोंग्स टू x3। और ये आपका आउटपुट आ जाएगा कि जो भी आर्स एंड मिनट्स तीनों ऑब्जेक्ट्स के हैं वो आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसका एक बार पिक्टोरियल डायग्राम देखते हैं कि हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में कैसे वर्क होता है। कॉल बाय वैल्यू में आप देख रहे हैं कि टाइम x1 और टाइम x2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर ऑफ क्लास मेन, और जब इनको हमने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन एट टाइम तो t1 और t2 जो इसके पैरामीटर्स हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, इनको सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे x1 और x2 का ये मेमोरी एलोकेशन है, डेटा मेंबर्स हैं, और t1 और t2 के सेपरेट है। तो जो भी कैलकुलेशंस हम t1 एंड t2 पे करेंगे उसका x1 एंड x2 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेमोरी एलोकेशंस हैं। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। कॉल बाय रेफरेंस में अगेन t1 और t2 आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। इस केस में दे विल शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एज x1 एंड x2। तो x1 और x2 के जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी जो मेमोरी स्पेस है वही मेमोरी स्पेस आपकी t1 और t2 को भी मिलेगी। तो जो भी चेंजेस हम t1 और t2 में कर रहे हैं वो एक्चुअली हम x1 और x2 की मेमोरी स्पेस में ही कर रहे हैं, तो इसलिए जब हम मेन में वापस जाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होंगे आपके x1 और x2 में। अब हम बात करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से। तो हम इजीली रिटर्न कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी अदर डेटा टाइप को रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न किया जा सकता है। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो क्या होता है, एक्चुअली टेम्परेरी ऑब्जेक्ट एक मेमोरी में क्रिएट होता है वो जो होल्ड करता है रिटर्न वैल्यू को, क्योंकि जब फंक्शन आपका खत्म हो जाता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है तो सारे जो वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन के, जो आपके उसके लोकल मेंबर्स होते हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं मेमोरी से। तो एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है होल्ड करने के लिए रिटर्न वैल्यू को, एंड इट इज दिस ऑब्जेक्ट दैट इज एक्चुअली रिटर्न बाय द फंक्शन, एंड उसकी वैल्यू जब रिटर्न हो जाती है तो ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट भी मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि हम कैसे रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे अगेन हमने क्लास टाइम का एग्जांपल लिया जिसमें आर और मिनट डेटा मेंबर्स हैं, और अगेन 3 मेंबर फंक्शंस हैं आपके, गेट टाइम, एड टाइम एंड शो टाइम। अब इस बार देखेंगे आप एड टाइम में पहले हमने वॉइड लगाया हुआ था, अब हमने यहाँ पर टाइम लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम टाइम रिटर्न करना चाह रहे हैं एड टाइम फंक्शन के थ्रू। तो हम देखते हैं कि इसकी कैसे वर्किंग होती है। तो देखिए गेट टाइम फंक्शन सेम ही है, इसमें आप लोग इनपुट कराएंगे आर और मिनट को, शो टाइम में हम इनपुट करा रहे हैं, शो टाइम में हम आउटपुट करा रहे हैं आर और मिनट को। अब यहाँ देखिए टाइम, पहला टाइम रेफर कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ एड टाइम विच इज ऑफ टाइप टाइम, एंड दूसरा टाइम रेफर कर रहा है क्लास नेम को। क्लास नेम भी यहाँ पर टाइम है तो इसलिए 2 बार टाइम आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ रहा है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को पास किया है टाइम t1 में, और इसके बाद हम एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट t3 क्रिएट कर रहे हैं एड टाइम के अंदर, और t3 के r में हम लोग t1 के r को और एक r को स्टोर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और t3 के मिनट में हम t1 के मिनट और मिनट को ऐड कर रहे हैं। अब देखने की बात है कि यहाँ पर r और मिनट किसको रेफर कर रहा है, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर मेन में जाते हैं। तो मेन में हम देखते हैं कि टाइम आपके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं x1, x2 एंड x3। x1 डॉट गेट टाइम जब हम करेंगे तो r एंड मिनट रेफर करेंगे x1 को, x2 डॉट गेट टाइम करेंगे तो r एंड मिनट रेफर करेंगे x2 को, और जब हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं x3 इज इक्वल टू x2 डॉट एड टाइम x1, तो अब इस केस में देखिए आप एड टाइम रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमारे को एक ऑब्जेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट मेथड देने की जरूरत है जो कि उसको रिसीव करेगा वैल्यू जो आप फंक्शन आपके रिटर्न कर रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फंक्शन के एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन को कॉल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मेंबर फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट नेम के बगैर कॉल नहीं कर सकते हैं। तो जब हमने एड टाइम को कॉल किया तो आप देखेंगे यहाँ पर t1 में x1 की वैल्यू कॉपी हो जाती है, दिस बिकॉज दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू, और t3 ऑब्जेक्ट अलग बन ही गया है तो t3 डॉट r और t3 डॉट मिनट t3 को रेफर कर रहे हैं, t1 डॉट r t1 डॉट मिनट t1 को रेफर कर रहे हैं, और r और मिनट जो है वो रेफर कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट x2 को, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है जो एड टाइम फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है कि आपने ये जरूर देखना है कि अगर किसी डेटा मेंबर के आगे हम कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दे रहे हैं तो वो रेफर करता है उस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है।
अब हम देखते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे असाइन कर सकते हैं। C++ allows assigning one object to another object only if they belong to the same class. अगर एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। एंड जब हम इसे करते हैं तो बिट वाइज कॉपी ऑल डेटा मेंबर्स की मेल होती है जो उसमें कॉपी हो जाती है। तो उसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि एरर बताना होता है, तो उसमें हमें देखना होता है कि वो ऑब्जेक्ट सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक सिंपल क्लास हमने डिक्लेयर की है ए, जिसमें एक ही डेटा मेंबर है A1 और इसके दो मेंबर फंक्शंस हैं गेट डेटा एंड पुट डेटा। हमने यहाँ पे इनकी डिटेल्स नहीं दी है, आप अज्यूम करें कि इनकी डिटेल्स दी गई हैं। दूसरी क्लास हमने B ली है, अगेन उसमें भी एक ही इंटीजर डेटा है B1 और उसके बाद भी दो ही मेंबर फंक्शंस हैं इन डेटा एंड आउट डेटा। जब हम मेन में अब आते हैं, हम लोग मेन में हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं A1 A12 क्लास A के लिए और B11 और B12 क्लास B के लिए। अब A11 डॉट गेट डेटा करते हैं तो हमने इसके लिए A1 ऑब्जेक्ट A11 के डेटा मेंबर A1 में हमने वैल्यू इनपुट कराई है। और जब हम कह रहे हैं A12 इज इक्वल टू A11 तो A11 का जो डेटा मेंबर है उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू, उसकी डेटा मेंबर की वैल्यू A12 के डेटा मेंबर में कॉपी हो जाएगी। पर जब हम लिखते हैं B11 इज इक्वल टू A11 तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये हमें एरर देगी, बिकॉज असाइनमेंट स्टेटमेंट हम तभी लिख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम ही क्लास को बिलोंग करते हो। यहाँ पे B11 B क्लास को बिलोंग कर रहा है और A11 क्लास A को बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, इसलिए हम लोग इनका असाइनमेंट स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें एरर देगी। तो ये आपने देखना है कि जब भी आपने असाइनमेंट करना है तो आपने तभी असाइनमेंट करना है जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमें मुझे थम्स अप दीजिए और मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।